हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष सिंह इन यू आर वाचिंग माय बिजनेस गुरु। दोस्तों, इससे कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों को, काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे से उस वीडियो को लेके पूछी गई। तो मैं चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में फटाफट से आपकी जो क्वेरीज थी काफ़ी सारी, उन क्वेरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज़ को मैं इसमें कवर कर सकूं। क्योंकि देखिए, जिस किसी को भी स्कीम के बारे में जानना है, डिटेल्स में जानना है, तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और उसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ मैं PMEGP जो स्कीम है उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। दूसरा कि किसी को ये जानना है कि भाई ये स्कीम है क्या, कैसे काम करेगी, कैसे फॉर्म भरना है इसका, और दूसरा इसने जो मार्किंग प्रोसेस एक शुरू करी है, मार्किंग प्रोसेस को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो अगेन मैं कहूँगा कि आपको पुराना वीडियो देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो में आइए, इसमें फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के हम बारे में बात करेंगे, जो आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे को कमेंट के थ्रू पूछे और मुझे लगता है कि आपको उन सब के आंसर्स पता होने चाहिए ताकि, और मुझे रियली पूरी उम्मीद है कि आप दोनों वीडियोज़ को अगर देखते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाएगा कि तभी भी आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई भी उलझन हो इस स्कीम को लेके कम से कम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी का कोई प्रचारक नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आज वर्तमान में जो भी पार्टी है उस पार्टी से पहले जो पार्टी हुआ करती थी इस देश के अंदर, या मैं कहूँ कि जिनके हाथ में सत्ता हुआ करती थी, ये उस समय भी स्कीम संचालित थी, उस समय भी स्कीम चलाई जा रही थी। ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने इस स्कीम को चलाया। काफ़ी सारे लोग बोले थे फर्जी स्कीम है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पैसा मिलता। तो भाई ऐसा है, इस स्कीम में पैसा मिलता है, पहली बात। दूसरी बात ये आपको जाननी होगी कि जो कोई लोग आवेदन करते हैं, हर एक आवेदनकर्ता को लोन नहीं मिलता है। मैं पहले भी बताया कि हर किसी को अगर लोन मिल गया तो बैंक का दिवालिया निकल जाएगा। बैंक का दिवालिया निकल गया तो वो पूरे हम सब लोगों का दिवालिया निकाल दिया जाएगा। अभी पेट्रोल के भाव आप देख सकते हैं। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर होने लगी, इतने सारे लोन अगर बैंक देने लगी हुई, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हम सब लोगों को फेस करने पड़ेंगे। तो बैंक उन लोन को छटनी करती है, लोन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, अगर उसको अपने तरफ से लगता है कि हाँ पूरी तरीके से ठीक है तो ही बैंक उसको लोन रिलीज़ करती है। बट ऐसे लोग जो कहते हैं पूरी तरीके से लोन नहीं मिलता है, मैं प्लीज़ उनसे कहूँगा कि वो फटाफट से PMEGP जो KBIC की वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, डैशबोर्ड पे जाइए, तो वहाँ डैशबोर्ड में आपको क्लियरली मिलेगा लास्ट ईयर में जो एप्लीकेशंस उनको मिले 46,279 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए और जिनके बदले में 8,161 लोगों के लिए लोन दिया गया। पहला, आपकी उस चीज़ का जवाब हुआ। दूसरा, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से इस वीडियो में पूछा है कि भाई जो हम लोन लेंगे उसमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो लोन है ना वो KBIC की तरफ से मिल रहा है। खादी विलेजेस इंडस्ट्रियल कमीशन एक डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से आपको एक लोन दिया जा रहा है। और ये जो स्कीम है KBIC या DIC, इन दोनों ऑफिस की तरफ से इसको चलाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो आप अपना फॉर्म ऑनलाइन आप या ऑफलाइन इनके अंदर भरते हैं तो ये जो फॉर्म है आपका बैंक में जाता है और हर एक बैंक का एक अलग अलग इंटरेस्ट होता है लोन के ऊपर, जो कि एक बिजनेस लोन होता है। तो फिर भी हम मोटा मोटा समझ सकते हैं कि कम से कम 11 से 12% तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। कुछ बैंकिंग के चार्जेस इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखना ये है कि आपके लिए कौन सा बैंक सूटेबल है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि जी इसके अंदर एज लिमिट कितनी है और कितना एजुकेशन चाहिए। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था, मैं फिर भी बता देता हूँ कि मिनिमम 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम का कोई एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं डाला है, लेकिन आपको पता है कि जैसे ही 55 या 60 साल से ऊपर की किसी की एज होती है तो बैंकर्स बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं लोन देने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जब इस एज ग्रुप में वो एक किसी भी व्यक्ति में वो एनर्जी नहीं रहती है जो कि लोन का रीपेमेंट कर सके। क्योंकि आपको पता है ना कि उद्योगपति बनने के लिए एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो एक अगला क्वेश्चन था आपका कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम लोन की लिमिट कितनी है। देखिए, मिनिमम लोन आपको मिल सकता है सर्विस सेक्टर के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है 10 लाख रुपए, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं तो आपको लोन मिलेगा 25 लाख रुपए तक का लोन। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि जो PMEGP पार्ट 2 यानी कि जो 1 करोड़ वाले सेगमेंट में जाना चाहते हैं क्या वो डायरेक्ट जा सकते हैं। नहीं, आपको पहले PMEGP पार्ट 1 जो स्कीम है 25 लाख रुपए लोन वाली वो लेनी पड़ेगी और उसको एक लिमिट तक चुकाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको कंप्लीट किए बिना ही बीच में आप लोन ले लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि इसमें जो एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन जरूरत नहीं है, मिनिमम 8th पास होने चाहिए।
अच्छा, थोड़ा सा एजुकेशन का क्राइटेरिया इसलिए रखा है कि जो 8th पास लोग होते हैं वो थोड़ा सा समझेगा कि अकाउंटिंग क्या होता है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, इसलिए एक छोटा सा आपको एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है 8वीं पास का। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होता है कि इसका टेन्योर कितना, यानी कि कितने दिन में हमें चुकाना होता है। कम से कम 3 साल, अधिक से अधिक आप 7 साल तक इस लोन को चुका सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो एक लॉकिंग टाइम रहता है अपने 3 साल का रहता है, यानी 3 साल तक आपको कोई बिजनेस करते हुए दिखाना पड़ेगा, तभी आप पूरे तरीके से सब्सिडी के पात्र होते हैं। कई बार कंडीशंस में पहले भी सब्सिडी आ जाती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 3 साल का लॉकिंग पीरियड इस बिजनेस के लिए दिखाना ही पड़ेगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम आज आवेदन करते हैं तो लगभग कितने दिन बाद हमें लोन मिलेगा। तो स्टैंडर्ड इसकी टाइमलाइन फ्रेम की गई है वो 60 डेज़ यानी 2 महीने की है। 2 महीने वर्किंग डेज अगर आज आपने अप्लाई किया तो विद इन 2 मंथ आपको लोन मिल जाना चाहिए। अगर उतने टाइम में अगर लोन नहीं मिल रहा है तो आप कारण जान सकते हैं कि क्यों नहीं लोन मिल रहा है। कुछ लोगों ने मेरे को क्वेश्चंस पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई कि हमें अगर कोई बैंक लोन देने से मना कर देती। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो अप्लाई किया है एप्लीकेशन, क्या जो क्राइटेरिया था वो पूरा फुलफिल कर रहे हैं। अगर उसके बाद बैंकर्स मना कर रहे हैं या किसी भी लेवल पर आपका फ़ोन रिजेक्ट किया जा रहा है तो प्लीज़ केबीआईसी है या डीआईसी या बैंकिंग, तीनों में से किसी भी लेवल पर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है तो उनसे रिटर्न में आप रिजेक्शन का रीज़न जान लीजिए। रिजेक्शन का रीज़न आपको रिटर्न में ही लेना है ताकि आप आगे किसी से बात कर सकें। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि ईडीपी ट्रेनिंग्स के लिए क्या करना है, कैसे करनी रहेगी। देखिए, ईडीपी ट्रेनिंग के लिए कोई चार्जेस नहीं है वैसे तो, अगर लिए जाएंगे तो बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस लिए जाएंगे। दूसरी बात, आपकी काफ़ी सारे आपको जो पोर्टल पे आप जाएंगे तो पोर्टल पे आपको काफ़ी सारे एक तरह टाइम टेबल्स मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और वहाँ जाके आप इनके पोर्टल पर लॉगिन करके जान सकते हैं कि आपके क्षेत्र की ट्रेनिंग कब होने वाली है। एक था कि क्या कोलेट्रल फ्री लोन है। हाँ, ये सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक के लिए कोलेट्रल फ्री है, लेकिन 10 लाख से ऊपर का आप सेगमेंट में जाते हैं तो आपको पैसा कोलेट्रल एक देना पड़ सकता है और ये डिपेंड करता है बैंकर्स के ऊपर पूरी तरीके से। लेकिन 10 लाख तक के लिए कोलेट्रल फ्री है। उसके CGDMSC एक करके अकाउंट बना रखा, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके उस वीडियो को आप डिटेल में जान सकते हैं कि उस CGDMSC अकाउंट हम किसकी बात कर रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन था, मैंने अगर एक बार लोन ले लिया तो क्या मैं दोबारा किसी बिजनेस के लिए ले सकता हूँ या दूसरे बिजनेस के लिए ले सकता हूँ। तो आप प्लीज़ आप जान लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिलेटेड स्कीम आपको लाइफ में एक बार ही मिलता है, दोबारा आप उस लोन का फ़ायदा नहीं ले सकते एटलीस्ट, ठीक है। इसके लिए PMEGP पार्ट 2 है, वहाँ जाके अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से आप लोन नहीं ले सकते। और हाँ, ये ध्यान रखना PMEGP जो पार्ट 2 है वो उसी सेम बिजनेस के लिए ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई दूसरा बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए वो लोन ले लीजिए, वो नहीं मिलेगा आपको। अगला आपका क्वेश्चन था कि मैं बैंक का चुनाव कैसे करूं, मेरे लिए सबसे बेहतर बैंक कौन सा रहेगा। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि नेशनलाइज बैंक और आपके प्राइवेट बैंक वो दोनों ही शामिल हैं। आपकी जिस बैंक से पटरी खा जाए मेल, वहाँ आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक बैंक में जाएं। और आप जब बैंक से ले रहे हैं तो मैंने पहले भी आपको रिप्लाई किया कि जहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर मिलना है आप उस बैंक के साथ जा सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। अगला आपने क्वेश्चन किया था कि काफ़ी सारे लोगों ने किया था कि जी मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, क्या मैं पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना लूँ, क्या मैं ये चीज़ें कर लूँ, लाइक करेंट अकाउंट खोल लूँ, मैं ये कर लूँ और उसके बाद मैं लोन के लिए अप्लाई करूँ ना। देखिए, मेरा कहना है कि आप क्लियरली लोन के लिए आवेदन आप पहले कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में वो रिजेक्ट हो या कितना टाइम लगे इसका एक अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। तो आप पहले कोई भी अपना पैसा ना फंसाएं, क्योंकि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है और मान लीजिए कि आपको लोन अगर नहीं मिला किसी कारण से, तो फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगा दिया वो भी आपका व्यर्थ ही चले जाने वाला है। तो प्लीज़ आप पहले आवेदन करें, उसके बाद इन फॉर्मेलिटीज़ को करें, क्योंकि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको सेल्फ पहले ही माना जा रहा है कि आप किसी भी तरह के एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो ना आपके पास करंट अकाउंट है, ना किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक अगला क्वेश्चन था कि आपके लिए जो पैसा मिलेगा, क्या उस पैसे का आप यूटिलाइज बिल्डिंग के बनाने के लिए कर सकते हैं। नहीं, देखिए, आप कोई भी मशीनरी इस्टेब्लिश करते हैं तो उस मशीन के लिए कोई फाउंडेशन वगैरह जैसी चीज़ें बनती है, तो बस उसके लिए आप कर सकते हैं। बट आप सोचें कि पहले आप खूब बड़ा सारा कोई बिल्डिंग बनाएं, उस बिल्डिंग के अंदर मशीनों को रखें, उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। एक जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन था जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने पूछा था, क्या हम पार्टनरशिप फर्म जो है क्या वो अप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बता देता हूँ जो इसकी गाइडलाइन है क्लियरली। एक तो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसके अलावा दूसरी तरह का जो एक सेगमेंट है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। कोई भी ट्रस्ट जो होती है वो भी लोन के लिए आवेदन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बताऊँ, काफ़ी सारे लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं कि मेरा बिज़नेस पूछते हैं कि मेरा ये बिज़नेस है, क्या मैं उसके लिए आवेदन कर सकता हूँ। देखिए प्लीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम कोई पैसा कमाने वाली गतिविधि करते हैं तो 3 तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है सर्विस और एक होती है ट्रेडिंग। तो प्लीज़ आप क्लियर रखिए, मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस है उसके लिए ही आपको पैसा मिल रहा है, उसके अलावा ट्रेडिंग के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग मतलब आपने सिंपली कोई प्रोडक्ट खरीदा, अपना कुछ मार्जिन ऐड किया और एज इट इज़ उसको बेच दिया, ऐसी में नहीं मिलेगा। लाइक आप साड़ी का शोरूम बनाना है, जूतों का शोरूम बनाना है, टीवी का शोरूम बनाना है, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। आप कोई ना कुछ सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग करिए। अब बात करती है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है आपकी, लाइक आपके प्लास्टिक से रिलेटेड है, फूड आइटम से रिलेटेड है, डेयरी फार्मिंग देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप किसी प्रकार की गाय भैंस भेड़ बकरी टाइप का कोई पशु परचेज नहीं करेंगे, लेकिन उनसे दूध निकालने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है जिसमें आपको पनीर है, घी है, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो 100% इसमें शामिल है। उसमें आपको मशीनरीज वगैरह लेने के लिए पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन पशुधन खरीदने के लिए कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप इसको क्लियर रखिए और उसके बाद ही इसमें आवेदन करिए। अगला क्वेश्चन था, मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था, क्या मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट्स खोलना चाहता हूँ, उसके लिए मैं पैसा ले सकता हूँ। यस, आप पैसा ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए जब आप स्कूल बनाते हैं तो उसमें जो बड़ा खर्चा आता है वो बिल्डिंग के निर्माण के लिए आता है। अगेन मैं कहूँगा बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जितना भी आप फर्नीचर्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, आजकल तो आप देखते हैं डिजिटल क्लासरूम है तो उसमें प्रोजेक्टर्स वगैरह इस तरह के इक्विपमेंट्स भी लगाना शुरू कर दिया, तो उस तरह के इक्विपमेंट्स आप इसमें परचेज कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब बात उठती है कि काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि मेरा सिविल स्कोर मिनिमम कितना होना चाहिए। देखिए ये एक नॉर्मल लोन की तरह है, जितना और नॉर्मल लोन में होता है सिविल एक अच्छा खासा आपका सिविल 750 800 टाइप में अगर होना चाहिए कम से कम। अगर आपका सिविल ख़राब है तो क्लियरली मैं आपको बोल देता हूँ बिल्कुल भी आप अप्लाई ना करें, आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरा लोगों ने किया कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह की लगाएं, कहाँ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए। देखिए मैंने आपको पहले भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए एक लिंक दिया था, मैं अगेन दोबारा से डिस्क्रिप्शन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे आपको डाउनलोड करनी है वहाँ का मैं लिंक दे दूँगा। वहाँ जाके आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स अपनी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा फेरबदल आप करके लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है तो आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो कि आपने कभी भी अपने पैन कार्ड बनवाना है या इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, इस तरह के आपने काम कराएंगे तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। वो एक अच्छी आपके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं जिसमें पूरा मशीन वगैरह का ब्यौरा होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल होगी और अपकमिंग ईयर्स में आप कैसे कैसे कितना कितना पैसा कमाएंगे, ये सब डिटेल्स उसमें डाल देते हैं। उसके बाद आप ये बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि जहाँ पे हम काम शुरू करेंगे उसके आगे रोड कितनी होना चाहिए। देखिए अगेन मैं कहूँगा ऐसा कोई डिटेल्स इसमें डिस्क्राइब नहीं है, पर भाई कम से कम आपको ये तो सोचना पड़ेगा कि लगभग 30-40 फुट टाइप की सड़क तो मिनिमम आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बैंकर्स अगर आपके यहाँ पे देखने आएगा आपकी लोकेशन तो वो सबसे पहले यही देखेगा कि आपके पास कोई भी लोडिंग अनलोडिंग व्हीकल आता है तो क्या प्रॉपरली वो आपके यहाँ लोड हो सकता है या अनलोड हो सकता है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस कवर कर लिए और आई होप उसके बाद आपकी कोई क्वेरीज नहीं रह जाएगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिए, मैं कमेंट बॉक्स में उसके रिप्लाई करूँगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल पर भी रिप्लाई करूँगा। फिर भी आपकी खास जानकारी के लिए मैं आपके अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर भी मैं आपको जो फ़ोन नंबर्स और हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, आप यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर है डायरेक्ट PMEGP स्कीम जो देखी जाती है, जिस डिपार्टमेंट से देखी जाती है, उस डिपार्टमेंट की मेल ID है, वेबसाइट है और फ़ोन नंबर्स हैं। आप यहाँ भी बात कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो ये भी आपको गाइड करेंगे, रिप्लाई करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर बैंकर्स आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं या DIC रिजेक्ट कर देता है, KVIC मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में आप रिटर्न में अगर आप वहाँ से ले लेते हैं कि भाई क्या रीज़न है, तो आप रीज़न को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जान सकते हैं। जो मैंने आपको नंबर दिए हेल्पलाइन नंबर, इनको फ़ोन कर सकते हैं। इनसे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप इस लोन को प्राप्त करें, दोबारा से क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिनको आप पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वो इसमें अप्लाई ना करें। बट कोई रिमूवेबल चैलेंजेस हैं तो आप प्लीज़ आप इन हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं और आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।